अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग और आज एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज का मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग है। मौजू इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ हम पाकिस्तान में गुर्बत, महंगाई, तंगदस्ती, आलमी क़र्ज़े और मईशत की ज़बूहाली की वजह से परेशान हाल हैं, तो दूसरी तरफ एक ख़ास तबका है। मैं उस तबके को भी अब एलीट क्लास में शामिल कर रहा हूँ कि इन तमाम परेशानियों के बावजूद, माशी परेशानियों के बावजूद उस तबके की आमदनी में कोई कमी नहीं पड़ रही है, बल्कि उनकी आमदनी में इजाफ़ा हो रहा है। आपने सुना होगा कि बहुत से ऐसे लोग जो हालिया कोरोना वबा की जो वबा आई थी, उसमें चंद अमीर ख़ानदान उस कोरोना वबा में भी वो अमीर, उनकी दौलत में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ। तो इसी तरह पाकिस्तान की मईशत जिस ज़बूहाली का शिकार है, इस ज़बूहाल माशी हालात में भी एक तबका है, उनकी मईशत में, उनकी आमदनी में कोई कमी नहीं आई है। और अभी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि उस तबके की आमदनी में किस तरीके से इजाफ़ा हुआ है और इजाफ़ा हो रहा है और किस कदर इजाफ़ा हो रहा है। और आप हैरान हो जाएंगे कि उनकी आमदनी में जो जिस कदर इजाफ़ा हो रहा है। पाकिस्तान आपको पता है कि एक मक़रूज़ मुल्क है। आलमी मालियाती इदारों का क़र्ज़ हम पर चढ़ा हुआ है और बेतहाशा क़र्ज़ है। और इस वक्त जो हमारे फ़ॉरेन रिज़र्व्स हैं, जो हमारे ज़ख़ायर हैं डॉलर्स के, वो इंतहाई मोहतात अंदाज़े के मुताबिक भी अगर मैं कहूँ तो हमारे जितने भी ज़ख़ायर इस वक्त हैं वो भी पकड़ दक्कड़ के ज़ख़ायर हैं। चाइना से हमने लिया है, हमने यूएई से कुछ डॉलर्स लिए हैं, इसी तरीके से सऊदी अरब से हमें डॉलर्स मिले हैं, फिर कमर्शियल बैंकों के डॉलर्स हैं। यानी कि इस वक्त भी हमारे जो फॉरेन रिज़र्व्स है वो बहुत आइडियल सिचुएशन में नहीं है। तो अब आइए आपको डिटेल में बताता हूँ आज के वीलॉग में, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था कि इनकी आमदनी का अगर आप तखमीना लगाएं, मैं लगाता हूँ, आप सुनिए ज़रा होशरबा इंकिशाफ़ात। ये है भिखारी या इनको गदागर, अगर महज़ब अंदाज में मैं कहूँ तो गदागरी का जो पेशा है, कम व बेश पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से शायद चंद हज़ार, चंद लाख ऊपर है। उस आबादी का एक हिस्सा जो 2 करोड़ से ज़ायद, ये भी मैं बहुत रिपोर्ट में है, इससे ज़्यादा है, लेकिन उसको भी तहकीक के काबिल है, तो इसलिए बहुत मोहतात होकर आपको बता रहा हूँ कि 2 करोड़ से कुछ ज़्यादा पाकिस्तान में गदागर है। और इनकी जो तादाद है मुख्तलिफ शहरों में तनासब से, तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है कराची, और सबसे बड़ा तजारती हब भी है कराची शहर, यहाँ पर उनकी जो तादाद है वो मजमूई तादाद का यूँ कहिए कि 60% बनता है। फकीरों गदागरों की जो तादाद है उसका 60% गदागर सिर्फ कराची में पाए जाते हैं। और इसी तरीके से लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर और बाकी छोटे बड़े शहर, ये गदागर जो है ये डिवाइड है। औसत आमदनी एक गदागर की जो है वो 2000 के करीब है। कराची का गदागर है या भिखारी है तो सुन ना ले पीछे कोई भिखारी सुन ले और आके मुझसे एहतजाज करे। तो कराची का जो भिखारी है वो 2000 के करीब दिहाड़ी लगाता है, यानी कि 2000 की भीख वो कमा लेता है। इसी तरीके से उसके बाद जो आता है वो पंजाब लाहौर का भिखारी, इसकी औसत योमिया जो रिकवरी है वो 1400 के करीब, 1400 यानी 1400 रुपये की भीख कलेक्ट करता है लाहौर का भिखारी। इस्लामाबाद का भिखारी 2950 रुपये के करीब। और इस तरीके से अगर एवरेज निकालें पूरे मुल्क की
भिखारियों की योमिया जो बनती है रिकवरी या भीख, वो 850 रुपये 850 रुपये की भीख बनती है। तो और इसकी कैलकुलेशन करें हम कि रोजाना ये जो जितनी तादाद मैंने बताई है, अगर एवरेज निकालें पूरे मुल्क के भिखारियों की औसत रोज भीख कितनी है, वो है तकरीबन जनाब रोजाना की कीमत में भिखारी 25 अरब रुपए 25 अरब रुपए है। आप हैरान होना चाहिए आप लोगों को कि 25 अरब रुपए भीख जमा होती है पूरे पाकिस्तान से। और इसमें मैंने आपको पहले बताया कि इस 25 अरब में से 60% जो है वो कराची शहर का है। बड़े दिल के लोग हैं कराची वाले, बड़े मासूम तबीयत के हैं कराची वाले, और बड़ा खौफ रखने वाले हैं कराची वाले। तो यहाँ इसलिए किराया और माशी सरगर्मियाँ भी ज़्यादा है, लोगों की औसत आमदनी शायद बाकी शहरों की निस्बत यहाँ ज़्यादा हो, तो यहाँ लोग बिल खोल कर देते हैं, ना चाहते हुए भी देना पड़ता है। 10 रुपये तो कहीं नहीं गए, एक बार आपके पाँव पड़ जाए, आपको खुदा रसूल का वास्ता दे और अपनी परेशानी की दास्तान सुनाए, तो आप 10 रुपये निकाल लेते हैं कि जान छोड़े, जो वक्त का ज़िया हो रहा है इससे बचने की खातिर। तो 25 अरब रुपए योमिया जो है भीख कलेक्ट होती है पूरे पाकिस्तान से। अच्छा जी, मैंने आपको बताया 25 अरब रुपए है। इसको अगर आप डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई करें, सॉरी, तो ये तादाद बनती है जनाब इस रकम की औसत। इसको साल पर अगर आप एक साल का रेशो निकालें तो ये बनते हैं जनाब कोई 80 खरब रुपए। कैन यू इमेजिन दैट के पाकिस्तान में सालाना 80 खरब रुपए की भीख सिर्फ दी जाती है। और अपने जहन में रखिएगा पाकिस्तान की माशी बदहाली, ये जहन में रखिएगा, माशी सरगर्मियाँ, बेरोज़गारी, ये आप अपने जहन में रखिएगा। कितने? 80 खरब रुपए। और इसी 80 खरब को अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो मैं अभी तो एग्जैक्ट फिगर नहीं आ रहा है मेरे जहन में, मेरे ख्याल से 30-32 अरब डॉलर तो बन ही जाएंगे शायद। हाँ, 30 अरब डॉलर, 30 अरब डॉलर। ये मैंने बड़े छोटे से मुंह से बड़ी बात कर दी, 30 अरब डॉलर, और आपने भी सुन लिया। और पाकिस्तान के कर्जे जहन में रखिएगा, सीपेक की इन्वेस्टमेंट जहन में रखिएगा, और 30 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तान में भीख जमा होती है। और इस आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है, दूसरा ये जहन में रखिएगा। और ये नेट प्रॉफिट है जो इन भिखारियों के जेब में जाता है। और दूसरी तरफ एक गरीब आदमी, पढ़ा लिखा, मैं अभी गरीब और पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ, गरीब तो शायद लफ्ज़ नहीं हटा करने से, एक पढ़ा लिखा नौजवान और ग्रेजुएट है और अच्छी डिग्री उसके पास है, तो उसके पास जो इनिशियल जॉब होती है, स्टार्टिंग की जॉब, उसमें खासा 30-35 हज़ार रुपये की जॉब लगती है। 30-35 हज़ार में से भी उसका टैक्स भी कटता होगा। और दूसरी तरफ एक भिखारी, कराची का भिखारी 2000 रुपये रोज़ का, वो रोज़ की दिहाड़ी लगाता है। और ये महीने, अच्छा इसमें कोई छुट्टियाँ नहीं हैं, इतवार और जुम्मे को शायद ज़्यादा भी लग जाती होगी। तो चलें 30 दिन का अगर हम निकलें रेशो निकालें तो 60,000 रुपये एक भीख मांगने वाला विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, एक जगह बैठे या दूसरे सिग्नल पे बैठकर वो 60,000 रुपये कमाता है। और एक घर से ऐसे लोग, एक घर से 5-5, एक ही ख़ानदान के 5 अफराद हैं, तो 5 के 5 अफराद इस शोबे से वाबस्ता हैं। अब आइए जनाब, बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के इतनी आमदनी, और उस आमदनी पर कोई टैक्स भी नहीं है, और दूसरी तरफ हम अपने मुल्क की बदहाली देख रहे हैं, परेशानी देख रहे हैं, गुर्बत और मुफलिसी देख रहे हैं, कारोबार के मौक़े ना होने के बराबर समझे जाता है, कारोबारी सरगर्मियाँ नहीं हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तकरीबन ख़त्म होने को है। तो जब हम अपने मुल्क की गुर्बत का अंदाज़ा लगाते हैं और दूसरी तरफ ये इस आमदनी को सामने देखते हैं, तो मैं हैरान होता हूँ कि हम किस एंगल से गरीब मुल्क हैं, हम किस एंगल से गरीब मुल्क हैं।
हमारे जेब से गैर महसूस तरीक़े से सालाना इतनी बड़ी रकम जो है वो निकल रही है। तो थोड़ा सा होशमंदी का मुज़ाहरा अगर हम करें और इन्हीं टेक्निक्स को अगर गवर्नमेंट यूटिलाइज़ करे, पॉलिसी साज या पॉलिसी मेकर्स जो हैं इन चीज़ों को समझें, तो हम बहुत आसानी के साथ, क्योंकि हम गरीब मुल्क तो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, और बड़े फ़राग़ दिल लोग भी हैं, तो पॉलिसी साज जो हैं अगर इस तरह से पॉलिसीज़ बनाएं कि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी तश्कील दें, और इस गैर महसूस तरीक़े से अगर ये पैसे निकल सकते हैं तो उसी गैर महसूस तरीक़े से, शर्त ये है कि ईमानदारी के साथ उन पैसों को हुकूमती सतह पर ईमानदारी के साथ अगर हम रिकवर करें और कोई पैकेज अनाउंस करके, तो ये मुल्क के कर्ज़े भी उतर सकते हैं, मुल्क में छोटे कारोबारी अफराद के लिए सनती यूनिट्स या छोटे कारोबारी यूनिट्स भी लग सकते हैं, और मुल्क में माशी सरगर्मियाँ बहाल हो सकती हैं। इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, एक तो इन बज़ाहिर सो कॉल्ड गरीब, लाचार, मिस्कीन नज़र आने वालों इनकी हौसला शिकनी होगी, और पढ़े लिखे नौजवान जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं इनकी हौसला अफजाई होगी। एंटरप्रेन्योरशिप जिसको कहते हैं हम, कि ये आज का नौजवान अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है। तो ये कितना अलार्मिंग सिचुएशन है, देखिए कि हम एक तरफ गुर्बत का हम रोना रो रहे हैं और दूसरी तरफ माशी सरगर्मियों के आदाद शुमार को देखकर, और फिर ये गैर महसूस तरीक़े से हमारी जेबों से निकलने वाला ये रुपया जो है जुड़ कर, एक रुपया जुड़ कर कितनी बड़ी ह्यूज अमाउंट बन रही है। तो हम इस रकम को हम सेव कर सकते हैं अपने मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए, अपने मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए। लेकिन शर्त यह है कि एक आम शहरी जो कराची का है, वो गरीब को 1 रुपये देने पर राज़ी तो है, लेकिन गवर्नमेंट को खुशी से 1 रुपये देने के लिए वो राज़ी नहीं है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ईमानदार क़यादत, सियासी क़यादत हो, बेहतरीन पॉलिसी मेकर्स मौजूद हों, तो ये जो हम इतना बड़ा कर्ज़ों का बोझ इस मुल्क पर, इसने हमारी बहसीत कौम, हमारी अना को ठेस पहुँचाया है, हमारी ख़ुददारी को ठेस पहुँचाया है, और सबसे बढ़कर इस कर्ज़े के बोझ ने हमारी सलाहियतों को ठेस पहुँचाया है। हम नाकारा हो चुके हैं बहसीत कौम। अगर हम रिवाइवल चाहते हैं, नौजवानों के अंदर एक एनर्जी चाहते हैं, तो फिर हमें एक बेहतरीन सियासी क़यादत की ज़रूरत है। और आखिर में अपने इस वीलॉग को क्लोज़ करते हुए कि फ़िल वक्त जो सियासी सिनेरियो हम देख रहे हैं, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, एक सियासी जमात को अंडर प्रेशर लाने के लिए, एक सियासी पार्टी को इक़्तिदार में लाने के लिए जिस किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी संजीदा तबके गैर संजीदा हैं। इसको ज़रा और गौर से सुनिएगा इस वर्ड्स को, कि पाकिस्तान का जो संजीदा तबका है वो गैर संजीदा है, इसलिए इस मुल्क का ये हाल है। बहुत शुक्रिया।